आगाज में आपको अपडेट करेंगे कराची बार एसोसिएशन का इंतखाबी दंगल। बार इलेक्शन में किसकी होगी हार और किसकी जीत, बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में। सदारती निशिस्त पर आमिर नवाज बड़ाइच, GM कोराई, वकार आलम, असदुल्ला शाह के दरमियान मुकाबला। नायब सदर के लिए आमिर शहजाद, इरफान अली, मोहम्मद हारून, मोहम्मद इरफान, नजीर शर, सईद अहमद मदे मुकाबिल। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर रहमान कोराई, मोहम्मद अरशद शर, इमरान अजीज, आसिफ कोरेजो मैदान में हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी की दौड़ में रियाज कुराई, लियाकत कबूल, हसीना तबस्सुम, फिदा हुसैन शामिल। खजानची के लिए अब्दुल बासित, मुख्तियार सोढर, काशिफ बलूर, सलमा मैदान में। लाइब्रेरियन की सीट पर फहीम अली मंगी, इमरान यूनस, गुलाम इसहाक आमने सामने हैं। मेंबर मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों के लिए 51 उम्मीदवारों में जोड़। इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल नईम मेमन की तबीयत खराब होने पर पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर का फैसला ताहाल नहीं हो सका। कराची बार एसोसिएशन का रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को खत लिखा। इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट जज वस्ती तबीयत की खराबी के बायस फराइज अंजाम नहीं दे सकते। इलेक्शन के अमल को बिला तातुल जारी रखने के लिए फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज को मुतबादिल इलेक्शन कमिश्नर नामजद किया जाए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए 3 घंटे गुजर चुके हैं और कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की वोटिंग का अमल शुरू ताहाल नहीं हो सका है। और हमारे जरा हमें ये बताते हैं कि इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ जो है वो सिंध हाई कोर्ट बार के सदर और कराची बार के जनरल सेक्रेटरी के दरमियान मुलाकात जारी है। और इस नुक्ते पर भी गौर किया जा रहा है कि शायद इस इलेक्शन को मुलतवी करके जो है वो आइंदा के लिए लाएमल तय किया जाएगा। आइंदा किसी तारीख पर जो है मुतफिक हुआ जाएगा। इसके लिए जो है वो 2 तारीखें सामने आ रही है, एक 8 जनवरी की और एक 10 जनवरी को। क्योंकि का यही कहना है कि 12 बज चुके हैं और अब अगर वोटिंग का अमल शुरू होता है तो फिर टाइम बहुत कम ले जाएगा, क्योंकि 9,900 से ज्यादा वोटर अपने वोट कास्ट करने हैं। 5 बजे जो है वो वोटिंग का टाइम खत्म होता है। तो लिहाजा अभी तक जो है वो इलेक्शन शुरू नहीं हो सका है। दूसरा भी इस पर जो है वो कशमकश का शिकार है। वो यही सोच रहे हैं कि आज पोलिंग होगी या नहीं, क्योंकि दीगर शहरों से भी जो कराची सिंध के दीगर शहरों से भी जो कराची बार के अरकान है वो भी अपना वोट कास्ट करने जो है यहाँ पर आए हुए हैं। जी जवाद, बताइएगा कि कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये अमल जो है दोबारा शुरू हो जाएगा? देखिए, इस वक्त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट में मीटिंग जारी है। कराची बार ने खत भी लिखा था कि जल्द अज जल्द कोई मुतबादिल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को तैनात जाए ताकि वोटिंग का अमल दोबारा शुरू हो सके। और एक्सपेक्टेड 12 बज चुके हैं। एक्सपेक्टेड यही है कि या तो 12:30 या 1 बजे होगा। और सबसे ज्यादा जो है वो जिस चीज पर गौर किया जा रहा है, जो यहाँ पर एक वकला में भी जो है वो एक इत्तलात है कि शायद अब इस इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाएगा कराची बार के सालाना इंतखाबात को, और आइंदा के लिए कोई तारीख मुकर्रर की जाएगी। ठीक है जवाद, ये बताएगा कि इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल नईम मेमन की तबीयत के हवाले से आपके पास कोई इत्तलात है? बिल्कुल, देखिए कल रात जो है वो उनकी तबीयत खराब हुई थी जस्टिस अब्दुल नईम मेमन को, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और इस हवाले से भी इत्तलात है कि दिल के आर्जे पे वो मुब्तला हुए थे, उन्हें दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसकी वजह से वो अंजाम नहीं दे सके। हमारे जरा ये भी बताते हैं कि उसके बाद उनकी तबीयत खराबी के बाद डिस्ट्रिक्ट जज से रब्ता किया गया कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर में फराइज पर अंजाम दे। ताहम उन्होंने माजरत कर ली है। और अब तक 3 घंटे गुजर जाने के बाद, क्योंकि बुकला तो यहाँ पर 8 बजे से जमा होने शुरू हो गए थे, 9 बजे वोटिंग का आगाज होना था, बुकला ने कैंप कायम कर लिए थे, लेकिन 3 घंटे गुजर जाने के बाद भी ताहाल कोई आसार हमें नजर नहीं आ रहा है कि दोबारा पोलिंग का आगाज हो सकेगा। जी ठीक है जवाद आसिफ, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी अफसरान की जानिब से मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली का मामले की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। और FIA कराची सेंटर के साबिक अफसरानों एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आपको बताएं, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी अफसरान की जानिब से मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली का मामले की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। और FIA कराची सेंटर के साबिक अफसरानों एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा। बिल्कुल, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के अफसरान की एक स्कैंडल चल रहा है, करोड़ रुपए रिश्वत की वसूली का मामला है मुबैना तौर पर, और इसकी तहकीकात के दायरेकार को मजीद बढ़ा दिया गया। पहले से पंजाब तक मौजूद था, उसके बाद अब सिंध की जानिब से लोग बढ़ गए और FIA ने मखसूस मुद्दत में तैनात मजीद अफसरान और एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। तहकीकात में कराची सेंटर के FIA कराची सेंटर के साबिक आला अफसर समेत दीगर अफसरान और एहलकारों को भी तलब किया जाएगा। इस तहकीकात में जो ट्रिब्यूनल बना है करप्शन स्कैंडल में लाहौर समेत दीगर शहरों के अफसरान और एहलकार भी तलब किए जाएंगे। करप्शन स्कैंडल की तहकीकात का आगाज
जो टकी भाई से मुबैना तौर पर रकम वसूली के जो इल्जाम पर तहकीकात में लाहौर इस्लामाबाद के मुताबिक अफसरान और एहलकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमा में गिरफ्तारियां भी की गई थी। स्कैंडल में 4 अफसरान के मुलाजमत से दिए कर लिए गए थे। बहरहाल अभी इस हवाले से जो तहकीकात है उसका दायरेकार वसी कर दिया गया है और अब जो कराची में जो गुज़िश्ता अदवार में तैनात अफसरान और एहलकार थे उनके खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी गई है और जो भी इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया भी दिया जा रहा है। मिराज, रिश्वत यकीनन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसाला है और यकीनन अब ये एक अहम पेशरफ्त हुई है। मजीद किन लोगों को इस शिकंजे में आने का जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है? कोई मुजरिम नहीं बचेगा, सब रिकॉर्ड होगा, पुलिस की नजरें होंगी तेज। सेफ सिटी मंसूबे के तहत 12,000 कैमरे कौमी डेटाबेस से मुंसलिक होंगे। आदि मुजरिमों की इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग से जराइम की रोकथाम होगी। वज़ीर आला बोले, सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम बड़े शहरों तक फैलाया जाएगा। सिंध पुलिस में इस्लाहात लाई जाएंगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, मुकदमात की पेशरफ्त होगी, ऑनलाइन जजेस देख सकेंगे, शफाफियत बढ़ेगी। इस्लाहात अपग्रेडेशन से अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी का अज़्म। जदीद आवाम दोस्त टेक्नोलॉजी से लेस पुलिस फोर्स के क़याम का अज़्म। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। आपको बताएं, कोई मुजरिम अब नहीं बचेगा क्योंकि सब रिकॉर्ड होगा, पुलिस की नजरें अब तेज होंगी। सेफ सिटी मंसूबे के तहत 12,000 कैमरे कौमी डेटाबेस से मुंसलिक होंगे। आदि मुजरिमों की इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग से जुराइम की रोकथाम भी होगी। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये पाकिस्तान नेवी के 55वें पीएन स्टाफ कोर्स के जो अफसरान हैं उनके लिए एक तकरीब थी वज़ीर आला हाउस में और नेवी के अफसरान की क़यादत जो है वो रियर एडमिरल सुहेल अहमद कर रहे थे। तकरीब में सूबाई वज़रा भी शरीक थे, IG सिंध और आला हुकाम भी शरीक था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि सिंध पुलिस में इस्लाहात और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से अमन अमान की सूरत हाल में नुमाइया तौर पर बेहतरी वाज़ेह है। सिंध पुलिस इस वक्त 1,62,000 एहलकारों और 31 अजला में 608 पुलिस स्टेशन पर मुश्तमिल है। इस वक्त पुलिस का बजट तकरीबन 190 अरब रुपए है। वज़ीर आला सिंध ने अमन अमान की सूरत हाल पे मजमूई गुफ्तगू की है और कहा है कि सिंध में स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम ने सैकड़ों मुलजमान की गिरफ्तारी में मदद की है। मसनूई ज़हानत से लेस कैमरों की मुजरिमाना और एक्साइज डेटा से मुंसलिक किया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए जदीद CCTV डिफ्यूजन सेंटर कायम किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने ये बताया इस खिताब अपने इसमें कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट और हाई रिस्क यूनिट की सिक्योरिटी फराहम की है। रैपिड रिस्पांस फोर्स को हंगामी और ख़तरनाक मिशन के लिए फाल किया गया है। इन्होंने ये भी बताया कि जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक दौरान स्ट्रीट क्राइम की शरह में 44% की कमी रिकॉर्ड हुई है। डकैती के दौरान अमवात और जख्मियों में 60% से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड हुई है। बकौल वज़ीर आला सिंध के कच्चे के इलाकों में हिकमत अमली तब्दील जारियाना कार्रवाइयाँ अब वो जो है शुरू कर दी गई हैं और इस मौके पे उन्होंने ये बताया कि सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम को बड़े शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों तक अब तोसी दी जा रही है और सूबाई हुकूमत जदीद अवाम दोस्त टेक्नोलॉजी से लेस पुलिस फोर्स के क़याम के लिए पुरअज़्म है। जी ठीक है आजिज़ जमाली, आपका शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, सिंध पुलिस में तरक्कियों की लहर जारी। पुलिस के 83 सीनियर इंस्पेक्टर्स को DSP के अहदे पर तरक्की देने का फैसला कर लिया गया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने FIA और दीगर डिपार्टमेंट्स से अफसरान का सर्विस और क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब कर लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस में तरक्कियों की लहर जो है वो जारी है और हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल के दौरान में जो है मुतादिद अफसरान को प्रमोट किया गया और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो बरसों में काम करती थी वो भी हमें भी एक्टिव नज़र आती है और इस साल में कई दफ़ा जो है DPC हुई है और इनके इजलास भी हुए हैं जिसमें कई लोगों को प्रमोट किया गया। अभी फ़िलहाल जो है वो सिंध पुलिस के तकरीबन 83 जो सीनियर इंस्पेक्टर्स हैं उनकी तरक्की का फ़ैसला किया गया है। DSP के ओहदे पर उनको प्रमोशन दी जाएगी। इस
हवाले से जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस से एक लेटर जारी किया गया है, जिसकी कॉपी सिटी 21 ने हासिल की है। ये लेटर लिखा गया है FIA चेयरमैन एंटी करप्शन को और इसके अलावा दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको लिखा गया है, और इसमें एक साथ में लिस्ट भी जारी की गई जिसमें 83 सीनियर इंस्पेक्टर्स के नाम, उनकी वल्दियत और दीगर कवायद शामिल हैं। और तमाम इदारों से ये जो है अपील की गई है कि वो इनके ख़िलाफ़ जो भी अगर कोई इंक्वायरी पेंडिंग में हो तो उसके हवाले से भी आगाह करें, किसी पेंडिंग इंक्वायरी में सज़ा पा चुके हों तो उसकी भी वो जो है अपनी रिपोर्ट जारी करें। इसके अलावा इनकी जो सर्विस रिकॉर्ड है वो भी मांगा गया है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मांगा गया है, ताकि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी को दी जाएँ, ताकि जैसे ही अब आने वाला जो इजलास है उसमें ये फैसला किया जाएगा कि इनको प्रमोट करना है या नहीं। तो फ़िलहाल इन 83 अफसरान की लिस्ट भी जारी की गई है, इदारों से इनके बारे में कवायद भी इकट्ठी किए जा रहे हैं, इनका क्रिमिनल और सर्विस रिकॉर्ड भी मांगा गया है। और अगर कोई अफसर इसमें से किसी भी पेंडिंग इंक्वायरी में नामजद निकलता है या किसी पेंडिंग इंक्वायरी में सज़ा पा चुका है तो उसकी इस वक्त जो है प्रमोशन को रोका जाएगा, और जो लोग इसमें क्लियर होंगे तमाम इंक्वायरीज़ में उनको DSP के ओहदे पे प्रमोट कर दिया जाएगा। तमाम जो इदारे हैं उनसे दरख्वास्त की गई है कि जल्द से जल्द वो अपनी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस IG ऑफिस में जमा करा दें, ताकि DPC का इजलास जल्द बुलाया जा सके और उसमें ये फैसला किया जा सके कि किन लोगों को प्रमोट होना है या और किन लोगों की प्रमोशन को रोका जाना है। जी, कराची वाले हो जाएं होशियार, कल से मोटरसाइकिल और कार सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। टेम्पर या छपाई गई नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़िला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एक्साइज और CPLC मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयां करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। देखिए, बिल्कुल कल से एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, CPLC और साथ ही साथ एक्साइज पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन का आगाज़ किया जा रहा है, और ये आगाज़ उन मोटरसाइकिल या उन कार सवारों के खिलाफ किया जा रहा है जिनके नंबर मिस हैं या जिनके नंबर के ऊपर टैंपरिंग हुई हुई है। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस अफसर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जाहिद साहब, बताइएगा अब तक कितने चालान हुए हैं और ऐसी मोटरसाइकिलें जिनकी नंबर प्लेट पे टैंपरिंग है या कोई अल्फाबेट में से, तो क्या उनकी भी चालान हुए? बिल्कुल 27 अक्टूबर को ई चालान का आगाज़ हुआ था शहर में, जिसके तनाजुर में 1,54,000 से ज़ायद टिकट अभी तक हम इशू कर चुके हैं, जो कि मुख्तलिफ वायलेशन में मुख्तलिफ गाड़ियों को इशू किए गए हैं। जो आप पूछ रहे हैं टेम्परिंग का, तो टेम्परिंग हमारा कैमरा उसको रीड नहीं कर सकता, जिसके लिए अब जो टीमें तश्कील दी जा रही हैं, रोड पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो एक क्रिमिनल एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, गाड़ी भी बंद होगी और FIR भी लॉन्च की जाएगी जो इस तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि शारा फैसल के ऊपर हर 2 कदम के बाद कैमरे लगे हुए हैं और चालान होने का सिलसिला जारी है। क्या समझते हैं कि अभी भी क्या ऐसे शहरी मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, या हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या ओवर स्पीडिंग से बाजी आ रहे? देखिए, जब से ई चालान का आगाज़ हुआ है बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, लोगों के अंदर ट्रैफिक कवानीन पर अमल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गुंजाइश मौजूद है। बहुत सारे लोग अभी भी ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं और कवानीन को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसका खमियाजा उन्हें जुर्माने की सूरत में भुगतना पड़ेगा। कम से कम कितने का जुर्माना है? कम से कम जो है मोटरसाइकिल का 5,000 का है, हेलमेट का, कार के लिए 10,000 है और LTV गाड़ी के लिए 15,000 और HTV का 20,000 से जो है एक कॉमन जुर्माने जो शुरू होता है। ठीक है, बताया ये भी जा रहा है कि ई चालान होने का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि ड्रोन की मदद से भी ई चालान जो है वो किए जा रहे हैं। सदर में डबल लेन पार्किंग के ऊपर जो गाड़ियाँ मौजूद हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जी, सिंध बल्दियात में बद इंतजामी का इंकशाफ, साबिक वज़ीर और मुतअद्दिद अफसरान ने महकमे की गाड़ियाँ वापस नहीं की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मामला गैर कानूनी कब्जा और बद इंतजामी करार दे दिया। सुजुकी कल्टस, मेहरान, वीगो और फॉर्च्यूनर समेत कई गाड़ियाँ हथियाली गई हैं। मुतअद्दिद खतूत के बावजूद वापसी ना हो सकी। रिपोर्ट सिंध असम्बली में मंजूर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सपुर्द। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा ये क्या मामला है? जी देखिए, ये एक बहुत बड़ी बदइंतज़ामी है कि अफसरान और वज़रा तब्दील हो जाते हैं, महकमा छोड़ जाते हैं, लेकिन महकमे की जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं
वो उसी महकमे को वापस नहीं की जाती। इसकी निशानदेही ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में की है, जिसके मुताबिक साल 2023 और 24 में महकमा बल्दियात की कई गाड़ियाँ जो है मुतअद्दिद अफसरान के पास हैं जो अभी तक वापस नहीं हुई हैं। इन गाड़ियों की जो तफसील है वो मैं आपको बता देता हूँ। म्यूनसिपल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल हैं, उनके पास सुजुकी कल्टस है जो उन्होंने वापस नहीं की है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास एक गाड़ी है जो इन्होंने वापस नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर बल्दियात के पास 2 गाड़ियां हैं, एक वीगो है और एक टोयोटा फॉर्चूनर है, और ये दोनों गाड़ियां जो हैं इस वज़ीर मौसूफ ने भी वापस नहीं की हैं। महकमा बल्दियात का मीडिया कंसल्टेंट है, होंडा सिटी गाड़ी है इनके पास और इन्होंने भी गाड़ी वापस नहीं की है। साबिक डायरेक्टर जनरल हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, इनके पास भी एक गाड़ी है सुजुकी खैबर जो इन्होंने वापस नहीं की है। जबकि KMC के पास भी महकमा बल्दियात की 2 गाड़ियां हैं जो KMC ने मुख्तलिफ अफसरान को दी थी। ये गाड़ियां भी जो हैं महकमा बल्दियात को वापस नहीं हुई हैं। एक सुजुकी कल्टस है और एक सुजुकी महरान है। ये तमाम अफसरान जो है महकमा बल्दियात के थे, इनका अब मुख्तलिफ मकामात पे तबादला हो चुका है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान सिंध की इस रिपोर्ट में जो गुज़श्ता हफ्ते सिंध असम्बली में पेश की गई थी रिपोर्ट, और सिंध असम्बली ने इस रिपोर्ट की मंजूरी देकर सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अरसाल कर दी थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो है मार्च 2024 में ये मामला ऑडिटर जनरल के पास रिपोर्ट हुआ, फिर 2024 और 2025 में मुतअद्दिद बार खतूत लिखे गए कि इन गाड़ियों की तफसीलात फ़राहम की जाएँ, लेकिन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को महकमा बल्दियात या जो मुतल्लिका लोग हैं उन्होंने कोई तफसीलात फ़राहम नहीं की। लिहाजा इस रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों की ज़िम्मेदारी आयद की जाए, इनसे गाड़ियाँ वापस की जाए या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जब इस रिपोर्ट पर बात करेगी तो क्या फ़ैसला करती है। बिल्कुल, फैसला ही देखना बाकी है। शुक्रिया आजिज़ जमाली, हमें तफसीलात से आगाह किए। ये गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 10 रोज़ा हड़ताल से पाकिस्तानी बंदरगाहें जाम रहीं। योमिया 9 करोड़ 20 लाख डॉलर की बरामदात और टेक्सटाइल सेक्टर के 5 करोड़ 20 लाख डॉलर माल की तरसील रुकी रही। साउथ एशिया, कासिम इंटरनेशनल, कराची गेटवे और इंटरनेशनल टर्मिनल्स पर हज़ारों कंटेनर्स फंस गए। गोदामों में माल रुक गया। दरामदी कंटेनर्स भी शिपिंग लाइन्स की तहवील में हड़ताल के दौरान भारी डिमर्ज और डिटोनेशन चार्जेस माफ़ किए जाएँ। बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी, देखा जाए जैसे कि कराची को माशी हब कहा जाता है। कराची पे 2 बंदरगाहें, कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल्स हैं वहाँ योमिया की बुनियाद पे मैं आपको बताऊँ तकरीबन 6000 से 6500 कंटेनर की आमदोरफ्त होती है। ये वो माल है जो दरामदाद और बरामदाद की मद में तरसील होता है, और जो डाटा है 10 रोज़ की जो बंदरगाहों से जो माल नहीं उठा क्योंकि गुड ट्रांसपोर्ट की 10 रोज से हड़ताल जारी थी और कल रात को वो खत्म हुई है। तो अब हर जगह पे देखा जा रहा है दोनों पोर्ट के पास एक टीम हमारी वहाँ पहुंची हुई है। इतना रश है कि वो पहुंच नहीं पा रही है। जो डाटा आ रहा है कि पाकिस्तान माहाना 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की जो है बरामदात करता है, जिसमें अगर देखा जाए योमिया बुनियाद का कौमी बरामदात जो एक दिन में है वो 9 करोड़ 20 लाख डॉलर की होती है, जिसमें योमिया जो है 6000 से 6500 कंटेनर इन आउट होते हैं दोनों बंदरगाहों पे। और 10 रोज की हड़ताल से बंदरगाहों पर जो है माल फंसने से आप सोच सकते हैं कि तकरीबन जो है 55 से 60 हजार कंटेनर जो है फंस गए। और ये वो कंसर्न है जो बिजनेस कम्युनिटी उठा रहे हैं। और 10 रोज की हड़ताल से क्योंकि 5 दिन का गैप होता है, उसके बाद योमिया बुनियाद पर डैमेज और डिटेंशन चार्जेस जो है वो आयद होते हैं जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर पे, क्योंकि गुड ट्रांसपोर्टर चल नहीं रहा था। भारी जो है डैमेज और डिटेंशन चार्जेस, पोर्ट चार्जेस आयद हो गए। यहाँ पे कराची चैम्बर और तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने मुतालबा किया है कि ये हड़ताल के दौरान जो माल फंसा है, जो तकरीबन देखा जाए 50 से 55
1000 कंटेनर्स हैं वो पोर्ट पे फंसे हुए, और वो जब माल निकलेगा तो उस पर मुतालबा किया गया है वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवर से फौरी तौर पर मदाखलत करें और इस पर पोर्ट चार्जेस जो है भारी डैमेज और डिटेंशन चार्जेस को माफ किया जाए और बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि भारी चार्जेस आयद होने से एक तो उनकी पैदावारी लागत बढ़ेगी और दरामदी माल की कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे जो माल मार्केट में आएगा उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। एक बार फिर इसकी वजह से जो हड़ताल हुई है महंगाई बढ़ सकती है। तो यहाँ कराची चैम्बर और बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बुलवानी ने मुतालबा किया है कि यहाँ पे फौरी तौर पर मदाखलत हो और जो बिजनेस कम्युनिटी पे भारी चार्जेस हैं फौरी तौर पर खत्म किया जाए। ये वो कंसर्न है कि कराची को जो माशी हब कहा जाता है, एक बार फिर बताऊं, जो मुख्तलिफ कंटेनर्स हैं यहाँ पे डिटेल जो हमारे पास आई है, साउथ एशिया टर्मिनल पर योमिया 2700 कंटेनर जो है हैंडलिंग करता है, जिसमें कासिम इंटरनेशनल कंटेनर पर योमिया 1650 कंटेनर हैंडल होता है। ठीक है अशरफ, आप साथ रहिएगा। नायब चेयरमैन बीएमजी जावेद बुलवानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि गोदामों में माल रुक गया है और दरामदी कंटेनर्स भी शिपिंग लाइंस की तहवील में है, बिजनेस कम्युनिटी के मुतालबात के हवाले से बताइएगा। देखिए अशरफ खान ने जो बात की तकरीबन इन्होंने बात कर दी, उसमें जो बात रह गई है मैं वो बात करूँ। सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तान की जो है अपने बाहर की नजर में क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। जो क्रेडिबिलिटी जो है वो सालों साल में बनती है। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं अपने बाहर को टाइम से माल नहीं दूं तो मेरी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी, नंबर 1। सही ना। दूसरा ये कि ये हड़ताल पहली नहीं हुई, अगर आप 2025 का पूरे साल का निकालें तो ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक कितने दफा हुई और कितने दफा ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया। एक दफा आपको मालूम होगा कि हाईवेज और मोटरवेज पे वकीलों ने की थी सिंध में, जो कि नहरों के उसमें जो नहर बन रही थी पंजाब में कहीं, उसके ऊपर स्ट्राइक की थी और सारा ट्रांसपोर्ट रुक गया था। वो इम्पैक्ट भी जो है पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से आया, उसकी वजह से सारे पोर्ट पे काम नहीं हो रहा था। समझिए, इससे पहले एक बार ट्रांसपोर्टरों ने खुद स्ट्राइक की, 30 साल में 3 स्ट्राइक हो गई पाकिस्तान के अंदर। अब आप मुझे ये बताएं कि जब हमारे बाहर को 3 दफा हमने उनके कमिटमेंट पूरे नहीं किए तो पाकिस्तान की उसमें कितनी इज्जत अफजाई होगी या कितनी इज्जत खराब होगी, ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये अभी जो 10 दिन में बंद था फोन, फ्रांची का एक एक्सपोर्टर ने फोन किया और वो बेचारा रो पड़ा, बोला जावेद भाई मेरा क्या होगा यार, ये 30 दफा हो रहा है साल में, समझे। और मैं तो हैरान हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जो हुक्मरान है जो इस मुल्क को चलाते हैं, इस मुल्क की इकोनॉमी की बागडोर चलाते हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स का नुकसान होगा तो ये क्या करेंगे। आप देख लें पिछले साल इसी 2025 की 9 महीने की रिपोर्ट जो यूएई की आई थी, वहाँ तकरीबन 6500 पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ अपनी कंपनियां रजिस्टर कराई वहाँ की चैम्बर में। इसका मतलब ये कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। आपके मुल्क का ताजिर या आपके मुल्क का इंडस्ट्रियलिस्ट या आपके मुल्क का बिजनेसमैन आपके मुल्क में रहने को तैयार नहीं है तो फॉरेनर कहाँ से आएगा। जैसे कि SISC के जनरल साहब ने कहा एक प्रोग्राम में कि हमारे मुल्क में लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो फॉरेन इन्वेस्ट कहाँ से आए, वो हम कई सालों से कहते हैं। देखिए आप, ये तो गवर्नमेंट का एक ऐसा निजाम होना चाहिए या ऐसा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, खुदा खास्ता कभी स्ट्राइक हो उसको फौरन जो है 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व करना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में एक अलर्ट इमरजेंसी डिपार्ट होना चाहिए, जो कोई भी ऐसे मामला हो उनको 24 घंटे के अंदर उसके मसले को हल करें, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 1 मिनट ना हो, क्योंकि ये इतना बड़ा नुकसान। अच्छा फिर आप मुझे बताएं कि एक्सपोर्टर जो बुकिंग कराते हैं अपनी शिप्स के अंदर कंटेनर के लिए, वो शिप जो है सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बुक हो रहे होते, वो रास्ते में जितने पोर्ट्स आते हैं वो सबसे उठाते हुए इंडिया से भी उठाएंगे, बांग्लादेश से भी उठाएंगे, चाइना से भी माल उठाएंगे, पाकिस्तान भी आएंगे, पाकिस्तान से भी अपने कंटेनर लोड करेंगे और 25 जगह स्पेस बुक होती है। अब वो स्पेस अगर खाली चले गई तो आपके अगर कहीं दुनिया में फ्लाइट मिस हो जाए
तो आपको टिकट फौरन मिल जाते हैं। लोग 10-10 दिन 15-15 दिन फंस जाते हैं, टिकट नहीं मिलता, फिर घूम घूम के आते हैं। तो ये सेम वो बात है कि आपकी शिप अगर कंटेनर लेके नहीं गई तो उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो बैकलॉग है जो 10 दिन का, और जो पुराने जो स्टैक हुई उनका बैकलॉग है, वो सब बैकलॉग को आप जमा तो करें, वो कब खत्म होगा और कब वो क्लियर होगा। उसका दूसरा रास्ता ये है कि बाय एयर शिपमेंट हो। बाय एयर शिपमेंट जब होती है तो बाय एयर शिपमेंट के अंदर आपकी 10 गुना आपका फ्रेट बढ़ जाता है। तो 10 गुना फ्रेट आपका जब बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे कम प्रॉफिट पे काम होता है, इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे ज्यादा है। और आप मुझे जैसे अशरफ खान ने बोला 6,500 कंटेनर, सही कह रहे हैं, जितने पोर्ट हैं सबके कंटेनर इन और आउट जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली इतने ही है, 6,400 या 300 या 6,500 20 फीट कंटेनर अगर आप काउंट करें, समझे। तो आप मुझे पता है आपको डैमेज अलग लगेगा। बिल्कुल जावेद साहब, आप ठीक कह रहे हैं, और इन सारी सूरत हाल से यकीनन पाकिस्तान का इमेज जो है वो भी खराब होता है। आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, आपका भी शुक्रिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 10 रोज़ा हड़ताल खत्म हो गई है। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ ने हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स से 2 अहम मुतालिबात किए हैं। कहा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इजाफी किराया वसूल नहीं करेंगे और माल की तरसील पर पहले वाले किराए का इतलाक होगा। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर से भी अपील की कि बंदरगाहों पर फंसे माल पर आयद डिमर्ज और डिटोनेशन चार्जेस को मुआफ किया जाए। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म। बंदरगाहों के तरफ ट्रैफिक जाम, मारीपुर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम, ट्रक अड्डे के तरफ भी माल बरदार गाड़ियां फंस गई हैं। आपको बताएं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। बंदरगाहों के तरफ ट्रैफिक हो गई है, मारीपुर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम, ट्रक अड्डे के तरफ भी माल बरदार गाड़ियां फंस गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन से। जी काविश, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 10 दिन से जारी हड़ताल खत्म हो चुकी है क्योंकि हुकूमत के साथ उनके कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब कल कराची आए थे और उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक अहम मीटिंग की और कस्टम हाउस में मुज़ाकरात किए गए, वो कामयाब हुए, जिसके बाद वो मारीपुर ट्रक अड्डे भी आए और नए कराची मुतलब आप भी उनके हमरा थे। हड़ताल खत्म होने के ऐलान के बाद से ही जो माल बाजार गाड़ियाँ 10 दिन से खड़ी हुई थी अड्डों पर, वो कराची पोर्ट की जानिब रवाना हुई हैं, जिसके बाद से हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। फैक्ट्री की तरफ भी गाड़ियां जा रही हैं और इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ से भी इतलात आ रही हैं। लेकिन खासतौर पर बात की जाए जो कराची पोर्ट और इसके तरफ के इलाके हैं जिसमें KGDL टर्मिनल है और जी पोर्ट कासिम है, वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम की इतलात है। गोलबाई चौक हो गया, इसके अलावा मारीपुर ट्रक अड्डे के तरफ भी बदतरीन ट्रैफिक जाम हमें नजर आ रहा है और इस हवाले से प्लानिंग होनी चाहिए थी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो इजाफी यहाँ पे होने चाहिए थे। उमूमन यहाँ देखा जाता है कि दिन के औकात में ट्रैफिक कम होता है, लेकिन रात के औकात में जब उनको टाइम पीरियड दिया गया कमिश्नर कराची की जानिब से, उस टाइम पीरियड के दौरान ट्रैफिक की सूरत हाल यहाँ ज़्यादा अफसर होती है। लेकिन आज चूंकि हड़ताल खत्म हुई थी, ये इम्कान था कि सब गाड़ियाँ एक साथ निकलेंगी और उसका इम्पैक्ट आएगा। और गुज़श्ता रात से ही हम देख रहे हैं कि पोर्ट के तरफ शदीद ट्रैफिक जाम है, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमें गायब नजर आते हैं। जी ठीक है काविश मेमन, आपका शुक्रिया। नासरन, अब पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं। शहरी तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा और महफूज मोहल्ले का ख्वाब अब हकीकत। ट्रस्ट वेबसाइट पर अब मालिक मकान घर बैठे किराएदारों की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सन पुलिस का जदीद इक़दाम, किराएदारी एक्ट के तहत कानूनी पाबंदी के साथ वेबसाइट से किराएदार की शनाख्त और ट्रैकिंग आसान, शफाफ और महफूज होगी। ट्रस्ट सिस्टम के जरिए सन पुलिस ने डिजिटल और शहरी दोस्त रजिस्ट्रेशन का नया मयार कायम कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइए। देखिए, बिल्कुल सिंध पुलिस की मुख्तलिफ शहरों डिजिटलाइजेशन का अमल जो है वो तेजी के साथ जारी है। सिंध पुलिस की जानिब से सूबे में किराएदारों से मुतालिक मालूमात के इंदराज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन मुताबिक करवा दी गई है। पुलिस की ऑफिस की वेबसाइट पर दस्तियाब है ये, और जहाँ मालिकान अपने किराएदारों की मालूमात का इंदराज जो है वो आसानी कर सकते हैं। किराएदारी एक्ट के तहत मालिक मकान अपने किराएदारों की मालूमात मुताबिक पुलिस स्टेशन को देने का पाबंद है। मालिक मकान के किराएदारों के साथ पुलिस स्टेशन जाकर मालूमात का इंदराज करवाना पड़ता था पहले। अब ये वेबसाइट के जरिए किराएदार और मालकान घर बैठे ऑनलाइन कानूनी रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल कर सकेंगे।
ट्रस्ट वेबसाइट से किराएदारों की शिनाख्त करने न सिर्फ ट्रैकिंग मौसर होगी बल्कि शहरी ताबूत से भी इजाफा यकीनी बनेगा। इससे पुलिस स्टेशन आए बगैर किराएदार के रजिस्ट्रेशन के हवाले से वेबसाइट शहरियों के लिए एक सहूलत और वक्त की बचत भी है। और ट्रस्ट वेबसाइट की बदौलत तस्दीक शुदा किराएदार महफूज मोहल्ला सिंध पुलिस का एक जदीद इक़दाम है। सिंध पुलिस का ट्रस्ट सिस्टम शफाफ और डिजिटल किराएदार रजिस्ट्रेशन की जानिब एक अहम कदम है। शहरी आगे एक अपील की गई है पुलिस की जानिब से कि शहरी आगे बढ़े और एक महफूज और पूरा माहौल की तशकील में सिंध पुलिस का साथ दें। ट्रस्ट सिस्टम के जरिए एक और बेहतरीन सहूलत जो है वो मुतारिफ करा दी गई है। मिराज अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे। ठीक है मिराज, आपका शुक्रिया। उधर खैरतर नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ और रेती बजरी निकालने के खिलाफ दरखास्त, सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी माइनिंग एंड मिनरल्स समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें जी, खीरथर नेशनल पार्क में माइनिंग और रेती बजरी उठाने के खिलाफ, वहाँ से रेती बजरी निकालने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। ये दरख्वास्त शहरी हाफिज़ुर रहमान की जानिब से जो है वो दायर की गई है और इसमें आज जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। दौरान समाअत सरकारी वकील ने मज़ीद मोहलत की इस्तदा की है जवाब जमा कराने के लिए, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी मिनरल्स माइन, सेक्रेटरी आसार कदीमा और नवादरात और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली है, जवाब तलब कर ली है। इसमें जो है अदालत ने हुक्म इम्तना में तोसी कर दिया है, क्योंकि अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया था कि वहाँ से रेती और बजरी नहीं निकाली जाएगी। इसमें दरख्वास्तदार के वकील अदालत में पेश हुई। उनका ये मौक़िफ़ है कि जो अदालती अहकामात पर हुकूमती इदारे जो हैं वो रिपोर्ट या जवाब जमा नहीं करा रहे, जो है बदस्तूर वहाँ से रेती बजरी निकाली जा रही है। दरख्वास्तदार के मुताबिक 114 के करीब नायाब चरन परंद, मछलियाँ और दीगर जानवर वहाँ रहते हैं नेशनल खीरथर पार्क, और अगर वहाँ से रेती बजरी निकाली गई या माइनिंग का काम शुरू किया गया तो वो जो नायाब परिंदे हैं, जो जानवर हैं, वो उनको जो है शदीद ख़तरा है, उनकी नस्लों को ख़तरा है। लिहाजा नेशनल खीरथर पार्क से किसी भी किस्म की माइनिंग और रेती बजरी को निकालने से जो है मना कर दे। तो लिहाजा अब इस दरख्वास्त की समाअत जो है मौसम सरमा के बाद होगी।